Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start part 5 of Unit 8, Block 3, MPCE 046, that is MAPC second year students who have opted for Applied Positive Psychology. This video is for you guys. सो सेल्फ रेगुलेशन की बात करेंगे. ये 5th वीडियो है इस यूनिट का, लास्ट वीडियो है जिसमें सेल्फ रेगुलेशन के बहुत सारी टिप्स बताई है कैसे आप सेल्फ रेगुलेट कर सकते हो, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, किस तरह के सेल्फ रेगुलेशन होते हैं एंड वाई इट इज़ गिवन सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस और इससे फ़ायदे क्या है, बेनिफिट क्या है. आपने देखा होगा कई सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसी आती है जहाँ पे आप सोचते हो कि काश मैंने इस सिचुएशन को कंट्रोल में अपने आप को कंट्रोल कर लिया होता, या कुछ सिचुएशंस में आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं एंड बाद में आपको लगता है कि काश मैंने एक्ट कर दिया होता, है ना. जिन सिचुएशन में आपने ये प्रेफर किया कि आपको ये सिचुएशन में खुद को कंट्रोल करना, आपको रिएक्ट नहीं करना है, ये आपका सेल्फ रेगुलेशन था. हम अपनी रियल लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस में हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं. हमारे डिज़ायर्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं. जैसे कि सपोज़ आपको लूज़ मोशन लगे हैं और आपके सामने बहुत सारी डिशेस रखी हैं और आपका बहुत मन कर रहा है कि मैं खा लूँ, क्या होगा, दवाई तो खा ही रही हूँ, कुछ नहीं होता, खा लेते हैं थोड़ा-सा. लेकिन आप फिर भी अपने आप को कंट्रोल करते हैं ये सोच के कि मेरा सिस्टम ठीक नहीं है, मैं मेडिसिन्स पे हूँ, हाउएवर इट इज़ फाइन अभी, लेकिन मैं फिर भी कंट्रोल करना चाहती हूँ. तो वो जो डिज़ायर था कंट्रोल करने का, खाने का, और आपने फिर उस डिज़ायर को कंट्रोल कर लिया, वो बहुत इम्पोर्टेंट आपकी कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है. दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन. इसको सेल्फ कंट्रोल भी कहते हैं, बट दोनों अलग अलग हैं. यहाँ पे ये आगे भी बताएंगे दोनों चीज़ें अलग कैसे हैं, हम ये भी समझेंगे. तो सेल्फ रेगुलेशन में इम्पोर्टेंट होता है कि इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, आप कैसे अपने थॉट को कंट्रोल कर रहे हैं, इमोशन को एंड बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं. सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो हमारा थॉट आता है. और जो जब किसी चीज़ को हम सोचते हैं तो उससे कनेक्टेड इमोशंस डेवलप होते हैं, और जो भी इमोशंस होते हैं उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट रिएक्शन होता है बिहेवियर. हमारा बिहेवियर कैसा है, तीनों चीज़ें कनेक्टेड होती हैं. हमारा सेल्फ रेगुलेशन में ये तीनों चीज़ें इसीलिए आ रही हैं. और जो हमें पॉजिटिव आउटकम चाहिए है वो भी इन तीनों को कंट्रोल करने से ही आता है. तो सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रेगुलेशन जो है ये हमारी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपने एक्शंस को इनिशिएट करें और कंट्रोल करें, और अपने आप को गाइड करें कि हम डिज़ायर्ड गोल तक पहुंच सकें. सेल्फ रेगुलेशन को जनरली हम सेल्फ कंट्रोल मानते हैं, बट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. कैसे अलग अलग चीज़ें हैं? सेल्फ कंट्रोल जो है वो लिमिटेड चीज़ है एंड एक पर्टिकुलर डिज़ायर या बिहेवियर के लिए होता है. किसी डिज़ायर या बिहेवियर को स्टॉप करने के लिए सेल्फ कंट्रोल होता है. बट सेल्फ रेगुलेशन की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए सेट किया जाता है. एंड इसमें हम अपने वैल्यू सिस्टम्स को यूज़ करते हैं और अपने एम को सेट करते हैं, एक अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं सो दैट हम अपने डिज़ायर्ड आउटकम तक पहुंच सके. इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन. जब हम इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं, यानी कि हम अपने इमोशन को मैनेज करने की बात कर रहे हैं, प्रॉपर वे में रिस्पॉन्ड करने की बात कर रहे हैं. और जब हम बिहेवियरल सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं, यानी कि हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, अपने गोल तक पहुंचने के लिए हमें किस तरह से पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेव करना है, उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो सेल्फ रेगुलेशन भी तरह तरह के होते हैं, इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन, बिहेवियरल सेल्फ रेगुलेशन, एंड हम क्या उस सिचुएशन में किस तरह से सोच रहे हैं, उस सिचुएशन को किस तरह से हम अपने इम्पल्स को हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने थिंकिंग को प्रोसेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सेल्फ रेगुलेशन के अंदर आ जाती हैं. सेल्फ कंट्रोल अगर हम करना सीख गए तो हम बेटर एडजस्ट कर पाते हैं एंड पॉजिटिव आउटकम भी हमें मिल जाता है. फेमस मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट एक था जो वॉल्टर मिशेल ने किया था. अब ये फेमस तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट था क्या? इसमें इन्होंने आगे मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट भी बताया है जो सेल्फ कंट्रोल को डिपिक्ट करता है और हमारी एबिलिटी को डिपिक्ट करता है, जहाँ हमने अपने डिज़ायर को के ग्रेटिफिकेशन को डिले किया है. यानी कि हमारे जो इच्छा है कि इच्छा को पूरा करने वाली जो
इच्छा है, मतलब जो हमारे डिज़ायर को फुलफ़िल करने वाला जो अर्ज है, उसको हमने डिले किया है, ये वो एबिलिटी होती है। सो इसको इस एक्सपेरिमेंट से डिपिक्ट किया है। तो यहाँ पे बच्चे हैं एंड बच्चों को ये बोला है कि जो ये पर्टिकुलर काम कर देगा, जो भी उनसे करवाया जा रहा है, जो बच्चे वेट नहीं करेंगे वो उनको 1 मार्शमैलो मिलेगा, और जो बच्चे 15 मिनट वेट करते हैं उनको 2 मार्शमैलोज़ मिलेंगे। तो इस स्टडी में ये पता चला कि बहुत सारे बच्चों ने वेट किया एंड उनको मार्शमैलो 2 तो दे दिए, लेकिन उससे ये पता चला कि दे हैड दिस दैट एबिलिटी टू कंट्रोल एंड डिले देयर ग्रेटिफिकेशन ऑफ देयर डिज़ायर्स। उनके डिज़ायर का जो इच्छा थी, अर्ज था, उनको वो कंट्रोल कर पाए। चाहे रिवार्ड उनको डबल मिला हो, लेकिन फिर भी वो उनकी ये एबिलिटी को शो करता है एंड पॉजिटिव आउटकम भी उनको मिला। सो इससे इन बच्चों ने क्या सीखा कि अगर हम वेट करते हैं सही चीज़ का तो हमें उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। सो ये सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रेगुलेशंस जो हैं, ये वो एबिलिटी है जो हमें एडजस्ट करने में हेल्प करती है अपने आप को पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। सो ये देखा गया कि ये बच्चे जिन्होंने ये ऐसा किया था या आगे जाके इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में एडजस्ट किया चीज़ों को, एकेडमिकली बहुत अच्छे से परफॉर्म किया एंड अपने स्ट्रेस को भी सक्सेसफुली ये मैनेज कर पाए। सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरी चाइल्ड शुड बी टॉट कि कैसे अपनी नीड्स को आपको कंट्रोल करना है। सो दैट बच्चा जब लर्न कर लेता है, ये एबिलिटी को डेवलप कर लेता है कि ठीक है, आई कैन वेट फॉर द बेटर रिजल्ट्स, if I'm getting better results by waiting and self regulating myself, then why not? So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। डिले करना, इमीडिएट जो नीड है, कुछ नीड्स होती हैं जिनको अभी सेटिस्फाई करने के लिए बच्चे ज़िद करते हैं, तो उनको कैसे सीखना है इस चीज़ पे कंट्रोल करना। सो ये एक लर्निंग है जो हम दे सकते हैं बच्चे को। सो जैसे कि सपोज़ इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि सपोज़ आपका एग्ज़ाम है, एक बच्चा है जिसका एग्ज़ाम है कल एंड उसकी फ़ेवरेट मूवी भी आ गई है टेलीविज़न में। अब जो बच्चा पुअर सेल्फ कंट्रोल रखेगा वो क्या करेगा? वो मूवी देख लेगा, एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करेगा। उसका रिज़ल्ट क्या होगा? एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। बट जिसका गुड सेल्फ कंट्रोल है वो क्या करेगा? वो पढ़ाई पहले करेगा और पोस्टपोन कर देगा वो मूवी, क्योंकि वो मूवी तो बाद में भी देख सकता है, लेकिन रिज़ल्ट जो आएगा वो वन टाइम अफेयर है। दोबारा कोई नहीं बोलेगा कि चलो ठीक है तुमने मूवी देखी थी, अब परसों दे देना टेस्ट, ऐसा तो नहीं होगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। सो इन्होंने कुछ रेड लाइट का, ट्रैफिक की लाइट के बारे में भी बताया है कि रेड लाइट जब ट्रैफिक सिग्नल हो जाता है, ट्रैफिक की रेड लाइट होती है, तो आप क्या, जिनका सेल्फ कंट्रोल पुअर है वो क्या करेंगे? वो उसको ब्रेक कर देंगे रूल को और चले जाएंगे। या तो एक्सीडेंट हो सकता है या उनके ऊपर फाइन लग सकता है ना, चालान आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज़ रिस्की। बट जिनका अच्छा सेल्फ कंट्रोल है वो क्या करेंगे? वो बैठेंगे, वो वेट करेंगे जब तक कि ग्रीन लाइट नहीं होती है, एंड वो कुछ सेकंड्स की बात होती है, तो इतना तो वेट कोई भी कर सकता है, राइट? सो कुछ इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म्स होते हैं जो हम अपने कल्चर में भी देखते हैं। जैसे ये एक और एग्जांपल बताया उन्होंने, रोज़ा रखना, व्रत रखना, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग में मिला है ये चीज़ें करना। सो ये भी एक सेल्फ कंट्रोल की टेक्निक होती है जिसमें हम अपने हंगर को कंट्रोल करना सीखते हैं। इसके बेनिफिट भी होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिल जाता है। तो सेल्फ रेगुलेशन जो है उसमें हम अपने फ्यूचर गोल के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। तो हम अपना फ्यूचर गोल देखते हैं एंड देन अपने शॉर्ट टर्म डिज़ायर्स और प्लेजर को हम सेक्रीफाइस कर देते हैं और कुछ स्ट्रैटेजी के साथ हम चलते हैं सो दैट हम अपने गोल तक पहुंच सकें। सो जैसे मैं भी हमेशा से आप लोगों को बोलती आई हूँ कि लास्ट मोमेंट में पढ़ने के लिए मत बैठे। शुरू से जब सेशन शुरू होता है तब से आप पढ़ाई करना शुरू करें। मैंने वीडियो बनाए हैं, उनको आप वॉच करें, उसके बाद सेल्फ रीडिंग करें, फिर अपने नोट्स बनाएं। सो जब आप रेगुलरली हार्ड वर्क करेंगे तो वाई नॉट, वाई वोंट यू पास दी एग्ज़ाम? सब लोग एग्ज़ाम पास कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो अगर कोई बेटर, जैसे इन्होंने एक वेट का एग्जांपल दिया है कि किसी को वेट रिड्यूस करना है, सो वो एक दिन में तो होने वाली चीज़ नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल है ये, है ना? सो उसको रेगुलरली उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने वेट के ऊपर, तब जाके वो वेट रिड्यूस कर पाएगा। तो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को छोड़ना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स मतलब पार्टी में जाना, पार्टी में खाना, क्योंकि पार्टी में जाओगे तो अर्ज तो होगी, तो बेटर आइडिया इस पार्टी में ही ना जाओ,
है ना? सो उसको थोड़ा-सा अपनी अर्ज को कम करना, फ़ास्ट फूड नहीं खाना, जंक फूड नहीं लेना, और बहुत सारी अलग-अलग ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। अपने गोल को फ़ोकस होने के लिए स्टेप बाय स्टेप अपने बिहेवियर पे चेंज लाना पड़ेगा, है ना? अच्छी हैबिट्स डालनी पड़ेगी। सो ये एक स्ट्रैटेजिकली चलना बहुत ज़रूरी है अचीव करने के लिए। एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेशंस क्या-क्या है? इसके हमें 2 पार्ट्स बताए हैं सेल्फ रेगुलेशन के। पहला है गोल इंटेंशन एंड दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। यानी कि गोल एंड स्टेप्स, पाथ दैट विल हेल्प यू टू रीच टू योर गोल। सो अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सेल्फ रेगुलेशन के 2 पार्ट होते हैं। पहला, सेटिंग योर गोल, व्हाट इज योर गोल। सेकंड इज द प्रोसेस और द पाथ टू रीच द गोल, वो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। तो वो जो गोल सेटिंग है उसको गोल इंटेंशंस भी कहते हैं, और जो पाथ आपने सेट किया है उसको इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस भी कहते हैं। सो जो स्पेसिफिक एक्शंस या स्ट्रेटजीज आप बनाएंगे अपने गोल तक पहुंचने के लिए, जो भी आप प्लानिंग करते हैं, उससे क्या होगा, अपने गोल तक पहुंचना आपके लिए आसान हो जाएगा। सो आप चीज़ें प्लान करोगे, अपने स्टेप्स प्लान करोगे, कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करोगे, है ना? एंड धीरे धीरे क्या होगा, आपका ब्रेन उसको लर्न कर जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन सीख चुका होगा कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है, तो वो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। कहते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप मुश्किल होता है, उसके बाद सब आसान हो जाता है। तो वो इसी बात की बात करते हैं कि शुरू में आपको मुश्किल लगेगा कि हाय कैसे करें, बट देन वंस यू विल बी इनटू इट, आपके लिए वो स्टेप्स बड़े आसान हो जाएंगे, आप एंगेज हो जाओगे उसमें, सेल्फ कंट्रोल बिहेवियर अपने आप ही पैदा हो जाएगा, और वो सेल्फ रेगुलेशन भी करना सीख जाएंगे आप। सो कंसिस्टेंटली जब आप कुछ करते हो तो ये ईजी होता जाता है करना, और इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना पड़ता। नाउ सेल्फ रेगुलेशन लर्निंग के बारे में इन्होंने बताया है। सेल्फ रेगुलेशन लर्निंग क्या होती है और क्या मतलब है इसका। तो ये एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जिसमें हम कॉग्निटिव, मोटिवेशनल, इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग है ये। सो बहुत सारे मॉडल्स हैं सेल्फ रेगुलेशन के, जिसमें हमें बताया जाता है कि कैसे मेटा कॉग्निटिव एंड मोटिवेशनल प्रोसेसेस से हम सेल्फ रेगुलेशन को अचीव कर सकते हैं। सो एक होता है एकेडमिक सेल्फ रेगुलेशन। एकेडमिक सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है एकेडमिक बिहेवियर आपका, जब आप पढ़ाई करते हैं, कैसे आप अपने गोल तक, पढ़ाई से रिलेटेड गोल को पहुंचने के लिए उसको आपका जो फोकस होना होगा वो क्या होगा, एकेडमी से, एकेडमिक से रिलेटेड जो गोल है उस तक पहुंचना। चाहे कितने भी शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस आए, लेकिन आपको वो गोल अचीव करना है। तो स्टूडेंट्स जो एकेडमिक सेल्फ रेगुलेशन डिस्प्ले करते हैं, नहीं करते हैं, उनका लो सेल्फ कंट्रोल होता है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बात तो वही है, सेल्फ रेगुलेशन सेल्फ कंट्रोल में पुअर और गुड की बात की जा रही है, लेकिन जो नहीं एकेडमिक सेल्फ रेगुलेशन जिनका पुअर होता है वही, या सेल्फ कंट्रोल पुअर है, लो है, उन्हीं का ही एकेडमिक सेल्फ रेगुलेशन भी नहीं होता है। तो दोनों प्रपोर्शनल है, सेल्फ रेगुलेशन भी और सेल्फ कंट्रोल भी। नाउ सेल्फ रेगुलेशन के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बताए हुए हैं। एक है प्लानिंग, दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, या तीसरा है सेल्फ इवैल्यूएशन। प्लानिंग में इन्होंने बताया है कि सबसे पहले अगर आपको आपका गोल सेट करना है तो आपको उस गोल सेट अगर आपने कर लिया तो ज़रूरी है कि आप एक प्लान भी बनाएं कि आप उस तक पहुंचेंगे कैसे। अपने गोल को आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर को रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आप नहीं पहुंच पाओगे, है ना। सो जो पूरा पाथ होगा उसको आप कैसे ट्रैवल करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं अगर अपना एग्जांपल दूँ तो जब मैं ये पढ़ रही थी ये वाला कोर्स इन द सेंस, सपोज़ आपको पढ़ाने के लिए ही मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं पूरा प्लानिंग करती हूँ, क्योंकि सी मेरे सेशंस भी होते हैं, मैं काउंसलिंग सेशंस भी लेती हूँ, अपने भी मेरे कुछ पर्सनल लाइफ की चीज़ें होती हैं, बट स्टिल आई टेक अ टाइम इन बिटवीन, जो बीच के ब्रेक होते हैं सेशंस के, उससे टाइम निकाल के मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो मेरा एक प्लान है सुबह से उठ के कैसे करना है। मेरा गोल क्या होता है, हर रोज़ 1 यूनिट कंप्लीट करनी है। तो मेरा गोल हो गया यूनिट कंप्लीट करना, मेरा प्लान हो गया कि जब जब टाइम मिले थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करते जाओ और उसके बाद छोटे छोटे वीडियोस को कंबाइन करके एक बना के डाल दो। सो इंस्टॉलमेंट में मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, एंड देन पूरे दिन होते होते पूरा एक चैप्टर जैसे तैसे हो जाता है। सो गोल मैंने अचीव कर लिया। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, जब भी आप कुछ कर रहे होते हो, किसी चीज़ें अपने गोल की तरफ बढ़ रहे होते हो, तो ऑब्स्टेकल्स आना तो नेचुरल चीज़ है,
सबकी लाइफ में आते हैं और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ आपको बनानी पड़ती है अपने गोल तक पहुँचने के लिए। एंड आपको पता है कि हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि आपको किस तरह से उसको अचीव करना है एंड फिर आप उसकी तरफ वर्क करने लगते हो। जभी भी कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो उसको कैसे हैंडल करना है ये भी आपको पता होता है। आप एडजस्ट करते हो, फिर से नई स्ट्रैटेजी बनाते हो, रीएडजस्ट करते हो अपनी स्ट्रैटेजीज़ को सो दैट वो जो बैरियर्स आए हैं, आपके सामने रुकावटें आई हैं, उसको आप ख़त्म कर सको और अपने गोल तक पहुँच सको। अब जैसे इस प्रॉब्लम में जैसे मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो कभी-कभी होता है कि सेशन पे सेशन आ रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा, क्या करें? सो फिर मैं थोड़ा और एक्सटेंड रात में ज़्यादा बैठ जाती हूँ करने के लिए या सुबह जल्दी उठ जाती हूँ करने के लिए। सो मैं अपने टाइम को शिफ्ट कर लेती हूँ आगे-पीछे। बीच में 5 मिनट का रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ कर लेती हूँ सो दैट मेरी बॉडी काम हो जाए, मेरा माइंड काम हो जाए सो दैट मैं बोल सकूँ। आपने देखा होगा कोई-कोई बोलते-बोलते मैं स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है ऑल बिकॉज़ आई एम ओवर एक्सर्टिंग फॉर यू। सो बिकॉज़ दैट द गोल दैट आई वांट टू रीच आई हैव टू सैक्रिफाइस सर्टेन थिंग्स। मैं अपने कम्फर्ट का टाइम डिक्रीज़ कर रही हूँ, अपने रेस्ट का टाइम डिक्रीज़ कर रही हूँ। अगर मेरे एंटरटेनमेंट का कोई टाइम है उसको भी मैं डिक्रीज़ कर रही हूँ बट आई एम अचीविंग माई गोल। सो इन बिटवीन अगर कोई गेस्ट आ गया या कुछ हो गया तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो हमारे लिए क्या होती हैं, हमारे गोल के लिए ऑब्स्टेकल्स ही होती हैं। वो होती बड़ी स्वीट है, अर्जिंग होती है कि आप लोग कोई आपसे मिलने आए आप उनसे मिलो या कुछ भी और भी चीज़ें। बट देन अगर आपका गोल आपका मेन चीज़ आपका गोल है तो फिर आपको ये चीज़ें साइड लाइन करनी पड़ेंगी। ना सेल्फ इवैल्यूएशन का क्या मतलब है? आपकी प्रोग्रेस को आपको नोट करते रहना कि आप क्या पूरे जो आपने सेट किया है गोल और किस टाइम तक आपको अचीव करना है, क्या वो आप उसको कर पाओगे? तो टाइम टू टाइम आपको देखना पड़ता है कि क्या मैंने इतना सेट किया था, ये मेरा पूरा हो गया? नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? जैसे मैंने बताया कि मैं भी सेल्फ इवैल्यूएट करती रहती हूँ कि मुझे 5 पार्ट्स में वीडियो बनाने थे, मेरे कितने पार्ट बन गए? तो जितने बन गए वो मेरे लिए मोटिवेशन होता है कि ज़्यादा हो गया, कम बचा है, लाइक दैट। सो वो धीरे-धीरे मुझे मोटिवेशन आता रहता है। तो आपकी इंटेंशंस गोल को अचीव करने की कितनी कंसिस्टेंट हैं आप, कितना कंसिस्टेंसी से करते हैं। अगर आप मेरे वीडियोज़ भी देखेंगे तो बहुत कंसिस्टेंटली मैं डालती हूँ जब मैं शुरू करती हूँ डालना। सो वो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है आपके काम के लिए। आपको सेल्फ इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। आपको जहाँ लगता है कि कहीं कमी छूट गई तो आपको दोबारा करना पड़ता है। अभी रिसेंटली आज ही के दिन मैं एक वीडियो बना रही थी पार्ट 3 और मैंने रिकॉर्ड कर लिया और मैं बड़ी खुश हुई कि मैंने यार आधे दिन से पहले ही 3 वीडियो बना के ख़त्म कर दिए जल्दी-जल्दी। बट देन आई रियलाइज़्ड कि थर्ड वाले को तो मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ही नहीं प्रेस किया था। मेरी मेहनत बेकार हुई, मेरा टाइम वेस्ट हुआ एंड देन मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा आफ्टरनून के बाद जब मैं थोड़ी फ्री हुई, मुझे टाइम मिला। सो दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। तो कभी-कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो अनइंटेंशनल भी होती हैं। सो सेल्फ इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा आप कितने ज़्यादा अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपके वैल्यू सिस्टम को आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर आप नॉन कंसिस्टेंट हैं तो आपको अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए। आपको अपना मोटिवेशन को एनहांस करना पड़ेगा। आपको अपने आप को ऐसे बिहेवियर में डालना पड़ेगा जो आपको सक्सेस तक ले जाए। फिर इन्होंने सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर के लिए हैं कि नहीं है ये पूछने के लिए बहुत सारा ये क्वेश्चनर दिया है। आप चाहो तो पढ़ के ये कर सकते हो, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी नहीं है ये। नाउ सेल्फ कंट्रोल फेलियर के ऊपर बात करेंगे हम। सेल्फ कंट्रोल फेलियर का क्या मतलब होता है? सेल्फ कंट्रोल फेलियर मतलब जब आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप फेल हो जाते हैं सेल्फ कंट्रोल को एक्सरसाइज करने में। जब आप अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, इनएबिलिटी टू रेगुलेट योर बिहेवियर्स। कई बारी क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं तो भी हम फेल हो रहे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती और तभी भी हम फेल हो जाते हैं। तो अगर हम अपने सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहे उन चीज़ों की वजह से जिनको आप कंट्रोल कर सकते थे, तो उसमें आपकी गलती है। क्यों नहीं आप कंट्रोल कर पाए अगर आपके हाथ में था? जैसे कि पूरी फैमिली मूवी के लिए जा रही है और आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तो आप ना बोल सकते हो वहाँ पे, क्योंकि आपका मेन डिज़ायर, आपका मेन गोल आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो आप दोबारा जाके कभी भी देख सकते हो, वो आपके कंट्रोल में है। लेकिन सपोज़ फैमिली में कोई पर्सन बहुत सीरियस हो जाता है जिसको हॉस्पिटल ले जाना है और आप अकेले हो जो वो कर सकते हो। सो ये आपके कंट्रोल में नहीं था, किसी का बीमार होना अचानक से और हॉस्पिटल लेके जाना। अ, तो आप उस टाइम पे कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो भी हमें अपने पूरे गोल्स को चेंज करना पड़ता है, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ता है।
तो इन्होंने एक्सक्यूज़ेज़ के बारे में बात किया है कि एक्सक्यूज़ेज़ आर द एक्सप्लेनेशंस दैट वी गिव टू आवर सेल्फ कंट्रोल फेलियर। जब हम अपने आप को कंट्रोल, अपने सेल्फ कंट्रोल में फेल हो जाते हैं, तब हम ये एक्सप्लेनेशंस देने लगते हैं कि भाई इस वजह से ऐसा हुआ, उस वजह से ऐसे हुआ, दूसरे के ऊपर रीज़न डाल देते हैं, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। जबकि कुछ हमारे कंट्रोल में थी तो भी हम ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? सपोज़ अगर आप मूवी देखने चले गए तो आप ज़िम्मेदारी लो अपने फेल होने की, कि भई मैंने नहीं पढ़ा, मैं मूवी देखने चली गई या चला गया। मेरे लिए मूवी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। मैं ये ज़िम्मेदारी लेती हूँ कि मेरी वजह से मैं फेल हुई हूँ। फिर आप ये नहीं बोलोगे कि भई एग्ज़ाम पेपर खराब आया था या ये हो गया था, वो हो गया था, मुझे टाइम नहीं मिला, ये सब झूठ था फिर। तो अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर हाँ, उन फैक्टर्स को आप कंट्रोल कर सकते थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स कंट्रोल करना आपके हाथ में था। सो सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाना, ये आपकी गलती हुई इस सिचुएशन में। सो हम सेल्फ एस क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि हम अपनी सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ इमेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं, दैट इज़ व्हाई वी डू इट। बट अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स तो ऐसे हैं जिसको तो हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। नाउ नेक्स्ट इज़ कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स भी हैं जो हमारे खुद के बिलीफ सिस्टम पे असर छोड़ते हैं, हमारी एबिलिटी पे असर छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे कि हमारे रोज़ा हो गया या फिर कुछ और भी ट्रेडिशंस होते हैं साउथ में, जहाँ पे सरस्वती की पूजा की जाती है। उस टाइम बुक्स सारी भगवान के पास रख दी जाती है। तो उस दिन ना बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि बुक्स तो भगवान देवी जी को चढ़ी हैं, भगवान जी को चढ़ी हैं। तो वो सोशो कल्चरल बिलीफ सिस्टम हो गया जहाँ पे बच्चे बुक नहीं छूते उस दिन, सिर्फ उनकी पूजा की जाती है। सो उस केस में अगर उसका अगले दिन एग्ज़ाम है तो वो क्या करेगा? सो कुछ कल्चरल बिलीफ भी होते हैं जिसकी वजह से हम सेल्फ कंट्रोल में फेल हो जाते हैं, है ना? सो ये इनके बारे में बताया हुआ है। नाउ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है कि हम सेल्फ कंट्रोल किस तरह का होगा या हमारी सेल्फ कंट्रोल फेल हो सकती है। ईगो रेजिलियंस, ईगो कंट्रोल, हार्डीनेस, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं किसी की सेल्फ कंट्रोल की एबिलिटी के लिए। सो आप किस तरह से इसको देखते हो उस हिसाब से बताया हुआ है। सो इन्होंने आगे ये भी बोला है कि जो लाइफ है वो हमेशा हमारे अकॉर्डिंगली तो नहीं चलेगी, हमारी नीड्स एंड डिज़ायर्स के अकॉर्डिंगली हमें एडजस्ट करना पड़ता है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। और कुछ ओकेशंस हमारी लाइफ में ऐसे भी आते हैं जिसमें हमें सिचुएशनल प्रेशर होता है और हमारे बैटल्स होते हैं, हमारा अपना सेल्फ कंट्रोल के भी होता है। सो ये इनके बीच में एक युद्ध चल रहा होता है सिचुएशनल प्रेशर एंड सेल्फ कंट्रोल के ऊपर। सो कैसे आपको उस ओकेशन में अपने प्लान्स एंड अपनी स्ट्रैटेजीज़ चेंज करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। आपकी विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आप कंट्रोल करेंगे अपने बिहेवियर को, कैसे उस लॉन्ग टर्म गोल के अकॉर्डिंगली सेट करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर कुछ स्टूडेंट जो मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं उनको याद होगा, जब मैं सेकंड ईयर के वीडियोज़ बनाई थी तब मेरी मम्मा बहुत सीरियस थी, हॉस्पिटलाइज़ थी। तब भी उस वक़्त मैं मेंटली बिल्कुल फिट नहीं थी। अ, मेरी हालत काफ़ी उस स्ट्रेस में ख़राब थी, लेकिन फिर भी आई यूज्ड टू स्टडी एंड मेक वीडियोज़। नॉट बिकॉज़ कि मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था वीडियो बनाना, बट इसीलिए कि मैं अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं उस स्ट्रेस को सोचती तो मैं पता नहीं मेरे साथ क्या होता, मैं और ज़्यादा बीमार पड़ जाती। सो वो मेरा एक अपने आप को कंट्रोल करने का तरीका था, सेल्फ कंट्रोल करने का एक तरीका था, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था उस वक़्त, सिंपली कि मैं काम रहूँ, अपने आप को ठीक रखूँ, अपनी फैमिली मेंबर्स का ध्यान रख सकूँ एंड प्रे कर सकूँ। बस ये मेरे हाथ में था और कुछ नहीं था मेरे हाथ में। सो दैट आई डिड। सो ये इसीलिए आपकी सिचुएशंस जो होती हैं उसमें भी आप फाइट कर सकते हो आपकी विल पावर से, आपके डिटर्मिनेशन से, आपकी स्ट्रैटेजी से। इवन मैंने एग्ज़ाम भी दिए हैं, जब मेरी मम्मा सीरियस थी तब मैंने खुद के एग्ज़ाम दिए हैं उस वक़्त। और एग्ज़ाम देने मैं गई क्योंकि उनकी विश थी कि मुझे एग्ज़ाम देना है। एंड नाउ शी इज़ परफेक्टली फाइन, टच वुड। नाउ आगे हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स टू डेवलप सेल्फ कंट्रोल। कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सेल्फ कंट्रोल के लिए। सो ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा आज का, और उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा। नंबर वन, ऑब्जर्व योर ओन बिहेवियर। आपको देखना पड़ेगा आपकी कैसा भी, आप किस तरह से
सोचते हैं, किस तरह से महसूस करते हैं चीज़ें, कि आपका बिहेवियर कैसा है। क्या आप ढंग से बैठ नहीं रहे पढ़ने के लिए, आपकी हैबिट्स क्या हैं, उनको नोटिस करें। आप कौन-सी ऐसे नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हैं जो ज़रूरी है आपको एडैप्ट करना, अपनी अपने हैबिट्स को ऑल्टर करना, अपने किन एस्पेक्ट्स को आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा सो दैट आप अपने टारगेट तक पहुँच सकें। सो आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा अपने थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर को लेकर। बी एन ऑब्जर्वेंट। तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे अपने बिहेवियर को, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला बिहेवियर जो है, जिसकी वजह से मैं अपने गोल तक नहीं पहुँच पा रहा या नहीं पहुँच पा रही। सो कई लोग जैसे बहुत सारे दोस्त बना लेते हैं, उसके बाद एक के बाद एक दोस्तों से ही मिलते रहते हैं, एंड ये बिहेवियर गलत है। मिलने के लिए आप एक टाइम सेट कर सकते हो और सबसे एक साथ मिल सकते हो, या फिर आप डेज़ बदल सकते हो। सबके साथ एक दिन में रोज़-रोज़ मिलने का कोई लॉजिक नहीं बनता है ना? सो आपको आपका बिहेवियर देखना पड़ेगा, कौन-सा बिहेवियर है जो आपके गोल के बीच में आ रहा है। देन नेक्स्ट इज़ सेल्फ इंस्ट्रक्शन। आपको नोटिस करना पड़ेगा कि आप किस तरह से सेल्फ टॉक करते हैं, आप खुद से किस तरह पे से बात करते हैं। सो किस तरह से आप खुद को इंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसकी वजह से आप बिहेव कैसे कर रहे हैं, और कितना आपको चेंज की ज़रूरत है। तो जब आप सेल्फ रेगुलेट कर लेते हैं कि आप किस तरह से खुद को इंस्ट्रक्ट करते हैं, सो यू विल बी एबल टू नोटिस व्हाट कैन बी चेंज्ड। आपकी थिंकिंग को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, कहाँ पे आप अपने लिए नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव वे में सोच रहे हैं। सो और किस तरह से आप खुद को नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो उसको आपको पॉजिटिविटी में चेंज करना पड़ेगा। सेल्फ इंस्ट्रक्शन की स्टाइल देखनी पड़ेगी। कई बार आपको क्या लगता है कि आलस के बारे की, मुझसे तो नहीं होगा, छोड़ो, मैं नहीं कर सकती, तो आपने सेल्फ टॉक क्या किया, मैं तो नहीं कर सकती। तो जब आपने अपने आप से ये बात की कि मैं नहीं कर सकती, मतलब आप नहीं कर पाओगे। आप जब ये बोलोगे कि चलो कोशिश करके देखते हैं, अभी बैठ जाते हैं, बाद में रेस्ट करेंगे, या बाद में जो अननेसेसरी चीज़ें उनको पोस्टपोन करना है, और जो नेसेसरी चीज़ें उस पे वर्क करना है। सो सेल्फ टॉक हो गया, एंड देन इसके ऊपर का जो था ना, ऑब्जर्व योर ओन बिहेवियर, ये देखना है कि आपने सेल्फ टॉक कैसे किया, उसके बाद आपका बिहेवियर क्या हुआ। एंड देन सेल्फ री रिवार्डिंग टेक्निक, ये मैंने बहुत यूज़ की है अपनी पढ़ाई में। जैसे मैं अपना टॉपिक एक सेट करती थी कि मुझे ये टॉपिक ख़त्म करना है, और लंच से पहले ख़त्म करना है। अगर लंच तक ख़त्म नहीं हुआ तो भी मैं लंच नहीं लूँगी। तो मैंने रिवार्ड क्या रखा था, लंच। तो लंच से पहले मैं सेट करती थी टारगेट, एंड पूरा करती थी, और जब तक होता नहीं था तब तक मैं उठती नहीं थी। तो ऑटोमेटिकली मेरा ब्रेन जो था वो कंडीशनड हो गया था कि कंसंट्रेशन बना के रखना, नहीं तो टाइम से खाना नहीं मिलेगा। सो बॉडी भी सपोर्ट करती है उसको, ब्रेन भी सपोर्ट करता है। ऐसे ही पानी पीने का भी मैं सेट करती थी कि मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूँगी तभी मैं पानी पीऊँगी। सो वो एक मेरा रिवार्ड होता था, वाटर। सो एंड दैट इज़ माइंडफुलनेस, कि आप वैल्यू कर रहे हो हर एक चीज़ की। सो जब आप रिवार्ड बिहेवियर करते हैं, रिवार्डिंग बिहेवियर करते हैं पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपके एक साइकिल बन जाती है, एक डिसिप्लिन बन जाता है आपका। सो ये जो टेक्निक्स होती हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। जैसे कि आपको असाइनमेंट करना है, तो आप असाइनमेंट के 3 सेक्शन है, ए, बी, सी। तो ए सेक्शन आपने कंप्लीट किया, और आपने अपने आप को बोला कि ये सेक्शन जब ख़त्म करूँगी, तभी मैं अपनी फ्रेंड से बात करूँगी, या मैं तभी अपना मोबाइल टच करूँगी। सो इस तरह से जब आप कंडीशन करते हैं खुद को, एक सेल्फ रीइंफोर्समेंट में डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रेगुलेशन आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है, एंड सेल्फ एफिकेसी भी इसी तरह से बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट आज का वीडियो, और आज हमने ये यूनिट 8 फिनिश कर दिया। आई होप आपको ये वीडियोस बेनिफिशियल लगते हैं, और लॉजिक भी समझ आता होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपको मुझसे कुछ पूछना है, या आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।